क्या वाकई एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल कर रही है? ये इल्यूमिनाटी आखिर है क्या? दोस्तों, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी स्पूकी होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इल्यूमिनाटी आखिर है क्या। अब ये वर्ड इतना पॉपुलर हो चुका है कि आपको भी कुछ हद तक अंदाजा होगा ही। तो जी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जिसके मेंबर्स बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और उनका काम एक ही है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनका भी ताल्लुक किसी तरह से इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा जाता है, जैसे बियॉन्से, जे-ज़ी, मैडोना और इवन ट्रम्प के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। बेसिकली एक ऐसा एलीट ग्रुप जो बहुत पावरफुल है और वो आपके और हमारे फैसलों में मुदाखलत कर रहे हैं, हमें कंट्रोल करके। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस दुनिया के शतरंज के खेल में हम तो सिर्फ प्यादे हैं। बड़ी बड़ी पावरफुल चालें तो हम चल ही नहीं सकते। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हवा से बनाई हुई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, नहीं, इसकी शुरुआत भी एक हकीकत से ही हुई है। जी हाँ, द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी वाकई में एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो एग्जिस्ट करती थी। ये बात है दरअसल 1776 की। जर्मनी की एक स्टेट बवेरिया में एक शख्स बड़ा बेताब है, बेचैन है और सिस्टम से तंग आया हुआ है। सिर्फ सिस्टम नहीं, मजहब से भी बहुत तंग आया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ एक जर्मन फिलोसोफर एडम वाइजआउट की। एडम उस दौर की मोनार्की यानी बादशाहियत से तंग आया हुआ है और रिलीजन यानी चर्च से भी बहुत तंग आया हुआ है। एडम को लगता है कि ये दो बहुत बड़ी पावर्स जो हैं, इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग को रोक देती है, उसको खुल के सोचने की इजाजत नहीं देती, उसके फ्रीडम ऑफ थॉट को रिप्रेस करती है। एडम इसलिए नई आइडियोलॉजी बनाता है, नए प्रैक्टिसेस बनाता है, नए सेट ऑफ आइडियाज बनाता है और वो ये क्लेम करता है कि अगर ये आइडियोलॉजी पूरे यूरोप पे अप्लाई कर दी तो यूरोप को चलाने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा और वही होगा बेहतर तरीका, और उसमें बादशाहियत और चर्च की कोई जगह नहीं होगी। तभी एडम ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम उसने रखा द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। ये लफ्ज इल्यूमिनाटी असल में लैटिन वर्ड है जो इल्यूमिनाटस से आया हुआ है, जिसका मतलब है इनलाइटेंड, यानी ऐसे लोग जिनको शऊर मिल चुका है, बाशऊर लोग। जो भी इस सोसाइटी के मेंबर्स होते थे उनको ये लगता था कि उनके पास जो इल्म है, जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो किसी और के पास नहीं है, इसलिए वो इनलाइटेंड है। चंद लोगों से शुरू होने वाली ये सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता हजारों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। लेकिन दोस्तों, ऑन पेपर्स ये सोसाइटी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। हुआ कुछ ऐसा कि इस ग्रुप के अपने मेंबर्स के बीच में लड़ाई होने लगी और एक बंदा जिसने बगावत की, जोसेफ हुशनाइडर, उसने एक खत लिख डाला जिसमें इल्यूमिनाटी के सारे राज लिख दिए और उसने वो खत सीधा द डूक ऑफ बवेरिया को भेज दिया। उस खत में इल्यूमिनाटी के सारे राज जोसेफ ने फाश कर दिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये डूक होता क्या है। डूक दोस्तों इज लाइक इक्विवेलेंट टू द गवर्नर। जैसे बादशाह होता है किंग, वो पूरे मुल्क को संभालता है, तो डूक गवर्नर होता है, वो किसी प्रोविंस को, किसी स्टेट को संभालता है। तो बवेरिया के स्टेट को संभालने वाला डूक उस दौर में था कार्ल थियोडर। अब चलते हैं मुद्दे पे। तो इल्यूमिनाटी के मेंबर जोसेफ ने जो बगावत करके खत भेजा डूक को, डूक ने वो खत जैसे ही पढ़ा उसके तो होश उड़ गए। हुशनाइडर ने खत में पहला सीक्रेट ये लिखा कि इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स हैं ये सुसाइड करने को ठीक समझते हैं और अपने दुश्मन को जहर देना भी इनके लिहाज से एक लेजिटिमेट चीज है। हुशनाइडर ने खत में ये भी लिखा कि ये लोग मजहब के तो शदीद खिलाफ है और इनका मकसद है कि पूरे यूरोप से बादशाहियत और रिलीजन, चर्च बिल्कुल खत्म हो जाए। ये सब जब डूक को पता लगा तो उसने इस सीक्रेट सोसाइटी पर बैन लगा दिया, इसको गैर कानूनी करार दे दिया और इनको ज्वाइन करने वालों पे जुर्माने डाल दिए। लेकिन दोस्तों, डूक के बैन करने से ये इल्यूमिनाटी की सीक्रेट सोसाइटी खत्म नहीं हुई, बल्कि सीक्रेटली ही ऑपरेट करती रही। आखिरी नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं, वो तब लगा जब इससे भी ज्यादा भयानक किस्म के सीक्रेट्स सामने आ गए। डूक की पुलिस को कुछ हाईली कॉम्प्रोमाइजिंग फाइल्स मिले इल्यूमिनाटी के, जिनमें उनके बाकी बचे हुए डार्क सीक्रेट्स भी दुनिया के सामने आ गए।
इन फाइल्स में चौंका देने वाले सीक्रेट्स में सबसे पहला सीक्रेट ये था कि एक औरतों की भी सोसाइटी बनानी है, एक अलहदा ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की औरतों वाली ब्रांच बनानी है जिसमें अबॉर्शन के मेडिकल तरीके बताए हुए थे। अब बात यह है दोस्तों कि क्रिश्चियनिटी में अबॉर्शन बहुत बड़ा गुनाह है। क्रिश्चियनिटी में यह माना जाता है कि अगर एक दफ़ा गॉड की तरफ से बच्चा आ गया तो आ गया, अबॉर्शन नहीं करा सकते। अबॉर्शन कराना कत्ल जितना गुनाह है। उसके अलावा इनविजिबल इंक की रेसिपीज भी थी। ये तो आसान सी बात है। अब सीक्रेट सोसाइटी है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी सीक्रेटली करना चाहते होंगे, तो ऐसी इंक जो लिखने से दिख ना रही हो उसकी रेसिपी तो बहुत जरूरी रेसिपी होगी। और पहले तो सिर्फ बातें थी, लेकिन इन पेपर्स में एविडेंस भी मिल गया कि इल्यूमिनाटी के लोग स्टेट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ डूक ने सोसाइटी को बैन किया था, लेकिन अब डूक ने इसके एक एक मेंबर को सजाए मौत सुना दी। तो इसलिए कहा जाता है कि वैसे ये सोसाइटी इतनी छोटी सी थी और इतनी बड़ी सजा के बाद वो कहाँ जिंदा रह पाती, तो वो ग्रेजुअली खत्म हो गई। तो ये इल्यूमिनाटी का द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, बावेरियन इल्यूमिनाटी का जो ग्रुप है, ये शुरू हुआ 1776 से और ये चला 1787 तक। हिस्टोरियंस कहते हैं कि फिर तो खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों आज भी ऐसे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सीक्रेट सोसाइटी खत्म हो गई। वो ये कहते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी आज तक एक्टिव है, वो सीक्रेटली ही काम करती है और यही तो है वो सोसाइटी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जर्मनी में इस सोसाइटी को मरे हुए 175 साल हो गए थे, कोई नाम भी नहीं लेता था इल्यूमिनाटी का। लेकिन वेस्ट में 1960s के इस डेकेड में कुछ ऐसा हुआ कि फिर तो हर बंदा ये कहने लग गया कि इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी है, उसके पीछे भी इल्यूमिनाटी है। असल में 1960s के इस डेकेड में वेस्ट में, बल्कि स्पेशली अमेरिका में एक मूवमेंट आई थी जिसको बोलते हैं हिप्पी मूवमेंट। हुआ कुछ ऐसा कि तब के जो नौजवान थे वो ईस्टर्न फिलॉसफी से बड़ा इंस्पायर होने लगे। जी हाँ, ईस्टर्न फिलॉसफीज, खास तौर पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, अचानक से वेस्ट के गोरे ईस्ट की फिलॉसफी से बड़ा इंस्पायर होने लग गए। और ये वही टाइम है 1960s का जिसमें ओशो भी एक स्पिरिचुअल गुरु बन के उभर रहा था। अब आपको तो पता है कि हर दौर में नौजवान नस्ल कुछ हद तक बागी तो होती ही है, लेकिन 1960s के जो अमेरिका के नौजवान थे वो कुछ ज्यादा ही बागी हुए थे। और सारी वजूहात में एक वजह ये भी थी कि वो अमेरिका का वियतनाम वॉर में घुसना बिल्कुल गलत समझते थे। वो कहते थे भाई ये अननेसेसरी जंग है, जंगें क्यों लड़ रहे हो। हिपीज हमेशा पीस और लव को प्रमोट बहुत ज्यादा करते थे, जंग के वो सख्त खिलाफ थे। और जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कंज्यूमरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। यानी भाई ये फलाना बैग ले लो, मुआशरे में इज्जत हो जाएगी, फलानी गाड़ी ले लो, मुआशरे में सब सलूट मारेंगे तुम्हें। तो ये सारे जो हिपीज थे ये इस सब के खिलाफ होते थे। समझ लो हिपीज उस जमाने के अंग्रेजों के मलंग हुआ करते थे जिनको मटीरियलिज्म से कोई लेना देना था ही नहीं। वो भी यही मानते थे कि भाई ये सब इधर ही रह जाएगा। एनवायरमेंटलिस्ट भी बहुत ज्यादा थे। उनका मानना था कि कार्बन फुटप्रिंट इंसान का कम से कम होना चाहिए, प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वो ये मानते थे कि ये खुदा ने जो ये जमीन दी है इसका ख्याल रखना चाहिए। इन हिपीज में रॉक और काउंटर कल्चर म्यूजिक का बड़ा ट्रेंड था और उससे भी ज्यादा ट्रेंड था LSD का, जी साइकेडेलिक ड्रग्स करने का। मैंने बताया ना भाई उस जमाने के मलंग हुआ करते थे, नशों के बगैर कौन सा मलंग होता है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई अचानक से ये अंग्रेजों के मलंगों की कहानी क्यों सुना रहे हो, क्योंकि ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने दोबारा से इल्यूमिनाटी का नाम लेना शुरू किया 175 साल बाद। असल में इन हिपीज में काउंटर कल्चर सटायर की बहुत अहमियत होती थी। बड़े बड़े अथॉरिटी फिगर्स का मजाक उड़ाते थे, सिस्टम का मजाक उड़ाते थे। सटायर वही होता है कि मुआशरे के मसले आप पेश करते इस तरह कि उन पे हंसी आती है, लेकिन इसी तरह से आप मसलों को एड्रेस भी करते हैं। जैसे हमने अपने कॉमेडी वाले चैनल पे कराची की वीडियो बनाई थी ना, जिसमें कराची के सारे मसले बताए थे, तो समझो वही होता है सटायर। इस हंसी मजाक प्रैंक्स इन सब का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तब हुआ जब हिपीज ने लॉन्च किया ऑपरेशन माइंड। जी हाँ, ऑपरेशन माइंड सुनने में तो ये लगता होगा कि यार ये तो बड़ा कोई मिलिट्री मिशन है, लेकिन किसी मिलिट्री मिशन से कम भी नहीं था। ऑपरेशन माइंड का मेन टारगेट ये था कि मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना है। जी हाँ, बीटल से लेके CIA तक सबको ये बोलना है कि भाई इनके पीछे इल्यूमिनाटी और ये हम सबको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये सब गलत है, ये सिस्टम हमें नहीं चाहिए, ये सब जो हो रहा है ये रियलिटी नहीं है,
हम सारे पपेट्स हैं, हमें कंट्रोल किया जा रहा है। इस मजाक में ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई उसकी वजह से लोग वाकई में सोचने लग गए कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है क्या ये सही है। तो बेसिकली सिस्टम को हिलाने के लिए उन्होंने मजाक में एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी। लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कुछ लोगों के लिए हकीकत बन गई। वो इस बात पे 100% यकीन करने लगे कि ऐसा ही है, द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी अभी भी जिंदा है। और ऐसे ही इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जन्म हुआ। भाई मेरा काम है आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करना, अब ये आपका काम है अपनी राय बनाना। अगर आप इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे यकीन करना चाहते हो तो कर लो भाई, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ ऐसे ही हवा है तो वो भी ठीक है। मुझसे अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मुझे दाल में थोड़ा थोड़ा काला तो लगता है। इसी हिप्पी मूवमेंट के दौरान एक राइटर थे विल्सन आर थॉर्नली, उन्होंने इल्यूमिनाटी पे 3 किताबें लिख डाली, इल्यूमिनाटस ट्रिलॉजी। भाई साहब ये बुक्स इतने ज्यादा सक्सेसफुल हुए कि इनसे इंस्पायर होके मजीद बुक्स और फिल्में बनने लग गई, जैसे एंजल एंड डीमंस, स्टैनली क्यूब्रिक की आइज वाइड शट मूवी, नेशनल ट्रेजर, द डाविंची कोड और बहुत सारी। अब फिल्मों तक और नॉवेल्स तक तो ठीक था, लेकिन इल्यूमिनाटी की इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने आग तो तब पकड़ी जब इंटरनेट का दौर आया। क्योंकि जब इंटरनेट आया तो पूरी दुनिया तो ग्लोबल विलेज बन गई। इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से इधर उधर शेयर हो सकती थी। आप ही सोचिए, एक विलेज में, एक गांव में जब एक बात एक जगह किसी एक बंदे को पता लगती है तो फिर गांव तो छोटा होता है, फिर सबको पता लग जाती है। अब आ जाओ दोस्तों जरा इल्यूमिनाटी के अंदर विच होते हैं। तो इल्यूमिनाटी में जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। और वैसे भी किसी भी रिलीजन या किसी आइडियोलॉजी को लंबे अरसे तक जिंदा रखना है तो उसके सिंबल्स जगह जगह दिखते रहने चाहिए। पहले तो असल वाली पुरानी वाली बवेरियन इल्यूमिनाटी की बात कर लेते हैं और जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं कि उस दौर में कौन से सिंबल्स थे जो क्या रिप्रेजेंट करते थे। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल था द आउल ऑफ मिनर्वा। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता था अकल को, दानिशमंदी को, विजडम को। दूसरे सिंबल जो आपने देखे होंगे वो होंगे पिरामिड्स के, ट्रायंगल्स के। ये सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें हायरार्की हो, जिसके टॉप पे जाके कोई एक ताकत हो, जैसे एक पिरामिड का सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है। अब क्योंकि द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी थी तो ये सीक्रेट तरीके से इन सिंबल्स के जरिए वो कम्युनिकेट भी करते थे। अब जरा इन सिंबल्स को मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं। तो ये कहा यह जाता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी के जो सिंबल्स हैं वो हर जगह आजकल आपको इसलिए नजर आते हैं ताकि ये आपके सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो जाए। फिर जो जो चीजें इल्यूमिनाटी नॉर्मलाइज कराना चाहते हैं वो चीजें खुद ही से हो जाएंगी, बेसाख्ता लोग उनको अपना लेंगे। जैसे उनके सिंबल्स आपको मीडिया में बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, कॉर्पोरेट के लोगोस में भी आपको दिखाई देंगे। सबसे प्रोमिनेंट सिंबल तो है आई ऑफ प्रोविडेंस, जिसको ऑल सीइंग आई भी कहते हैं। जी हाँ, ये आंख जो अक्सर आपने US डॉलर के बिल पे भी देखी होगी, ये आंख, ऑल वॉचिंग आंख, ये आंख किसी न किसी तरह से बताती है कि यू ऑल आर बीइंग वॉच्ड। सीक्रेट सोसाइटी तुम सबको देख रही है। फिर पेंटाग्राम्स का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अब पेंटाग्राम जो कि अपने आप में एक मिस्टिक और बहुत ही मैजिकल शेप है। फिर आपने 666 का सिंबल भी तो देखा होगा। ये 666 क्या है ये तब आपको पता चलेगा जब आप बाइबल खोलेंगे। बाइबल में इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18 में आपको क्लियरली बताया गया है कि ये जो नंबर 666 है, इस नंबर से बीस्ट को रेफर किया गया है। अब यहाँ पे बीस्ट से मुराद है एंटी क्राइस्ट। मुसलमानों की आसानी के लिए अगर कहूँ तो समझो दज्जाल का सिंबल है, एक ऐसी इवल फोर्स जो हजरत ईसा से लड़ेगी। सिंबल्स तो बहुत सारे हैं, अब एक एक का तो हम जिक्र कर नहीं सकते, लेकिन इतना आपको बता दूं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स होते हैं उनका काम ही यही होता है, पैटर्न्स को पकड़ना, डॉट्स को मिलाना। वो इस तरह की निशानियों को देखने के लिए ताक लगाए बैठे होते हैं, ईस्टर एग्स ढूंढने के लिए बेताब होते हैं। जैसे 2022 में जो बाइडेन ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और हम उसको लीड करेंगे, हम मतलब US. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it, and we've got to unite the rest of the free world in doing it. तो बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कहा था ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तो द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी बात करते थे, ये जरूर इल्यूमिनाटी है। देसी जबान में ऐसे लोगों को वहमी बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों को यही बोलूंगा कि भाई बस कर दो, हैरी पॉटर की ये जो बुक पढ़ रहे हो ना,
फिलहाल उसको साइड पे रख दो, फैंटेसियां पढ़ना छोड़ दो, थोड़ा रियल वर्ल्ड में आओ, जादू टोने से बाहर आ जाओ भाई। हर चीज इल्यूमिनाटी नहीं होती। जिनको जियोपॉलिटिक्स का पता है तो उनको पता होगा कि ये जो बाइडेन ने जो बात कही थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज कमिंग, ये इस रेफरेंस में की थी कि 2022 में एक जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट नजर आ रहा था दुनिया में। एक तो कोविड नया खत्म हुआ था, तो दुनिया को ये पता लगा था कि भाई पूरी दुनिया चाइना पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है, तो थोड़ी डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। और इन्हीं सालों में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक भी कर दिया था, और इस वॉर के बाद यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से जर्मनी उनसे ऑयल नहीं ले रहा था, क्योंकि जर्मनी सबसे बड़ा इंपोर्टर था ऑयल का रशिया से। जब ये वॉर हुई तो उसने फिर मिडिल ईस्ट से एलएनजी लेना शुरू कर दिया। ओवरऑल पावर डायनामिक्स में एक ऐसा शिफ्ट आ रहा था पूरी दुनिया के, जिसको एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कह सकते हैं। और इसी नए वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने की बात कर रहा था जो बाइडेन। बाकी आपको पता तो है, मसला दो लोगों का हो रहा होगा जिससे अमेरिका को कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, लेकिन उनका लेना देना होता है। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर ये वाला वर्ल्ड ऑर्डर था भाई। बात यह है कि जब से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई हैं, लोग बहुत ज्यादा वहमी हो गए। लोग अपनी नाक को देख के भी शीशे में सोच रहे हैं कि यार ये तो तिकोनी है, ट्रायंगल है, कहीं मैं भी इल्यूमिनाटी का मेंबर तो नहीं। हाँ, मानता हूँ कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं, जैसे बेयोंसे बड़ी बदनाम है इन बातों में। 2013 सुपर बोल की वो परफॉर्मेंस के बाद मशहूर वो हाथ से डायमंड का सिंबल बनाना। आपने ये डायमंड वाला जो हाथ से बनाया हुआ ये ट्रायंगल वाला शेप है, ये बहुत देखा होगा सेलिब्रिटीज को बनाते हुए। रिसेंटली एक कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ ने भी ये सिंबल बनाया था। जब लोग उसे कहने लगे कि दिलजीत पाजी एक ही है, तो उसको काउंटर करने के लिए दिलजीत पाजी ने अपने पूरे कॉन्सर्ट का नाम ही दिल्यूमिनाटी रख दिया भाई। ऐसे सेलिब्रिटीज को जब भी कॉन्फ्रंट किया गया है कि आपने ये क्यों बनाया, ये क्या था, तो इन बातों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। जैसे दिलजीत ने क्या पूरे कॉन्सर्ट का नाम ही दिल्यूमिनाटी रख दिया कि हाँ जी 10 एंड तो फिर जी सही। असल में दोस्तों ये भी एक रिवर्स साइकोलॉजी की टेक्निक है। ह्यूमर जो मजाक होता है, इट इज द बेस्ट सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। असल में ऐसी सेलिब्रिटी जब कन्फ्रंट हो जाए तो वो मजाक जब करते हैं तो एक प्रोटेक्टिव डिफेंस वॉल बन जाती है। फ्रेंड का सीजन तो आपने देखा होगा, उसमें एक कैरेक्टर था चैंडलर के साथ जब भी जिंदगी में कोई भी एम्बैरेसमेंट वाला वाकया हो जाता था तो वो कोई ना कोई जोक कर देता था, अपने मजाक को अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बना देता था। और इसीलिए दोस्तों एक कॉमेडियन को एम्बैरेस करना, उसको शर्मसार करना, उसको शर्मिंदा फील करवाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब भी उसको शर्मिंदा फील कराने की कोशिश करेंगे वो उस पर मजाक उड़ा देगा। कॉमेडियन की तो बीच सड़क पे अगर चड्डी भी फट गई तो उस पर वो जोक मार के निकल जाएगा। अब मैं थोड़ी सी आग लगाने वाली फफो जैसी बातें करूंगा कि देखो अचानक से नेटफ्लिक्स का इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाना चमकीला, और फिर कोचेला जैसे इवेंट पे पहला इंडियन फिर पहला पंजाबी बनना जिसने इतना बड़ा कॉन्सर्ट किया, तो इस अचानक से इतनी ज्यादा सक्सेस का राज क्या है? मैं नहीं कह रहा, ऐसे लोग बोलते हैं, इससे पूछते हैं लोग, क्योंकि अक्सर देखा गया कि यार अचानक से कोई सेलिब्रिटीज बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं और फिर पता नहीं क्या ही कोइंसिडेंस है कि वो ऐसे करने लग जाते हैं। बाय द वे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने की कोशिश की है, लेकिन उनका अंजाम बड़ा बुरा रहा है। जैसे कान्ये वेस्ट बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में ये बता चुका है कि यार कोई ऐसा ग्रुप, ऐसी कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रही है। माइकल जैक्सन ने भी कहा था कि ऐसा एक सीक्रेट ग्रुप है जो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। अब आप ये भी देखें इनके करियर्स के साथ क्या हुआ। माइकल जैक्सन की अगर मिसाल ले ले, जब वो ज्यादा बोलने लग गया तो उस पर चाइल्ड के केसेस लग गए। टूपाक ने तो अपने एल्बम का नाम ही रख दिया किल्यूमिनाटी। और इन सब आर्टिस्ट्स का एक ही कहना था कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, कोई सीक्रेट ग्रुप है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये सब एक्सप्रेस करने के बाद टूपाक का तो मर्डर ही हो गया। फिर जिम कैरी ने भी मजाक उड़ाते उड़ाते ऐसी बातें कह दी हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं। What this is, right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. और जिम कैरी के साथ भी देखिए क्या हुआ। मैं जिम कैरी का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं बता सकता हूँ आपको कि he deserves more than what he has achieved. तो बात यह है कि जो भी एक्सपोज करने की कोशिश करता है, या तो उसका करियर खत्म हो जाता है, उसकी जिंदगी में कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या फिर वो बंदा ही मर जाता है। तो ये एक पैटर्न तो है जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। सब छोड़ो भाई, अब मुद्दे की बात पे आते हैं।
ये ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, मैस लेवल पे लोगों के सबकॉन्शियस के साथ खेलती है, नहीं खेलती, ये एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं एग्जिस्ट करती, ये सारा कुछ मजे लेने के लिए ठीक है, लेकिन इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हुए जो बहुत ज्यादा वहमी है, समोसे को उठा के परेशान हो रहे कि ये समोसा ट्रायंगुलर क्यों है भाई, ये समोसे बनाने वाले चाचा कहीं इल्यूमिनाटी के मेंबर तो नहीं? अरे बस कर दो यार। अरे यार वो बेचारा चाचा अपने समोसे बेच दे, बड़ी बात है, आप कह रहे हो उसने अपनी सोल बेच दी। तो बात यह है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं और अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर कोई शैतानी ताकत आपको इधर उधर नहीं कर सकती भाई। बाय द वे, आपके भाई का कराची में एक स्टैंड अप का शो होने जा रहा है, द सैवेज स्टैंड अप कॉमेडी। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, वहाँ से जाके आप टिकट खरीद सकते हैं। ये तो होगी सीरियस बातें, अब मिलेंगे स्टैंड अप कॉमेडी में, हंसेंगे खेलेंगे एंजॉय करेंगे। तो 2 फेब को आना मत भूलना। बाकी आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, किसी और बात पे करते हो तबसरा। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, मैं चला, गुड बाय।